बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने करनी है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन मतलब फार्माकोडायनामिक्स करनी है। फार्माकोडायनामिक्स में क्या होता है? फार्माकोडायनामिक्स में ये होता है कि जो ड्रग हमारी बॉडी के साथ करती है फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग और फार्माकोडायनामिक्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोडायनामिक्स या एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या होगा कि ड्रग एक सिग्नल की तरह बिहेव करेगी, एक एगेनिस्ट की तरह, और रिसेप्टर जो है वो उस सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे और इस तरह से ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो कार्डिक सेल होते हैं उसमें कुछ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, कुछ मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स में आपने पढ़ा कि M2 रिसेप्टर हार्ट के ऊपर होते हैं, और इसके अलावा जो है वो हार्ट के ऊपर कुछ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं जिसको बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, जो कि बाइंड करते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के साथ जो है वो बाइंड करते हैं। उसके बाद एंटी एसिड्स हैं। एंटी एसिड जो होता है वो क्या करता है, वो स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करता है। देन है रिसेप्टर्स की स्टेट कौन कौन सी होती है? एक एक्टिव स्टेट होती है और एक इनएक्टिव स्टेट होती है। एगोनिस्ट जो होता है वो क्या करता है, वो इनएक्टिव स्टेट को एक्टिव स्टेट में चेंज कर देता है और प्रोड्यूस करता है बायोलॉजिकल इफेक्ट। एंटागोनिस्ट जो होता है वो भी फोकस नहीं हो रहा। एंटागोनिस्ट होता है वो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ और वो इसकी जो है वो एक्टिव स्टेट की एक्टिविटी को नहीं बढ़ाता, बल्कि वो इनएक्टिव स्टेट जो होती है उसको स्टेबलाइज करता है। और पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है वो फुल एगोनिस्ट से मतलब उसका कम रिस्पॉन्स होता है, लेकिन वो भी इनएक्टिव स्टेट को एक्टिव स्टेट के अंदर कम करता है, बट लेस दैन एगोनिस्ट। मेजर रिसेप्टर फैमिलीज कौन कौन सी हैं? इसके अंदर हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक जो होती है वो लाइगेंड इसके साथ इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर के साथ, जो कि सेल की सरफेस पर रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं उनके साथ लाइगेंड इंटरेक्ट करता है। हाइड्रोफोबिक के अंदर लाइगेंड एंटर करता है सेल के अंदर लिपिड बाइलेयर के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता है और इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर जो सेल के अंदर होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल आईजी प्रोटीन कपल्ड है। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं। और इसके अलावा जो इनको डिटेल में देखेंगे, जो ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा लाइगेंड होता है वो बाइंड कर जाता है रिसेप्टर के साथ, बाइंड कर जाता है और ओपनिंग ऑफ पोर्ट चैनल की ओपनिंग होती है, वहाँ से हमारे आयन जो होते हैं वो मूव करते हैं ग्रास सेल मेम्ब्रेन। सोडियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है, पोटाशियम का इन्फ्लक्स होता है, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं कि जनरेट हो गया और मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। जब मसल सोडियम इन्फ्लक्स होता है, पोटाशियम इन्फ्लक्स होता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। और गैबा इसके लिए जो है वो गैबा रिसेप्टर्स होते हैं। गैबा रिसेप्टर्स होते हैं वो क्लोरीन के इन्फ्लक्स को ज़्यादा कर देते हैं, हाइपरपोलराइजेशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं जो कि ब्लॉक कर देंगे डीपोलराइजेशन को। सॉरी, इसके अंदर गैबा रिसेप्टर जो है ना, इसमें कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आ जाएंगे, लेकिन जो लोकल एनेस्थेटिक्स है ना, लोकल एनेस्थेटिक के अंदर हमारी डीपोलराइजेशन ब्लॉक हो रही थी। वहाँ पर तो सोडियम एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा, सोडियम इन्फ्लक्स होगा, पोटाशियम इन्फ्लक्स होगा, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, डीपोलराइजेशन होगी। फॉर एग्जांपल कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। और उसके बाद जो ब्लॉक करेंगे डीपोलराइजेशन को वो लोकल एनेस्थेटिक के केस में होगा। ये हमारे पास यहाँ पर टेबल दिया हुआ है कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। ये हमारा लाइगेंड है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। सॉरी ये नहीं, ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है, इसमें कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। लाइगेंड जो है वो रिसेप्टर के साथ जो है वो बाइंड करता है और आयन से अंदर मूव करते हैं पोर्स के थ्रू। चेंज इन मेम्ब्रेन और पोटेंशियल और आयनिक कंसंट्रेशन विद इन द सेल, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो होते हैं, इसके अंदर GQ GES3 इनहिबिटर ये तीनों ही आ जाते हैं। इसके अंदर एक्स्ट्रा प्लाज्मिक रिसेप्टर्स होते हैं। लाइगेंड बाइंडिंग साइट इसकी जी प्रोटीन होती है। लाइगेंड जहाँ जी प्रोटीन पर जाकर लाइगेंड ने बाइंड करना होता है, GQ GES3 इनहिबिटर होती है, अटैच करते हैं 3 प्रोटीन सब यूनिट के साथ, अल्फा बीटा और गैमा के साथ। अल्फा सब यूनिट जो होते हैं वो बाइंड करते हैं GTP के साथ बाय एंकर GTP, और GQ एक्टिवेट करता है फास्फोलाइपेज C की को, और IP3 और DAG को बढ़ा देता है, एक्टिवेट करता है। ये इंक्रीज़ कर देता है इंटरसेलर कैल्शियम को इंक्रीज़ कर देता है। और डाइसाइलग्लिसरॉल जो होता है ये एक्टिवेट कर देता है प्रोटीन काइनेस C को। ये जो हमारे पास है जी इनहिबिटर, ये एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेज को। यहाँ पर है एंजाइम लिंक्ड प्रोटीन, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो है, इसमें अल्फा और बीटा एड्रेनोसेप्टर्स हैं। ये लाइगेंड जो है इसमें बाइंड करेगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ। अल्फा जो है वो GTP को एंकर करेंगे और बीटा और गैमा जो है वो होल्ड करेंगे GTP को। और इसके बाद जो है वो प्रोटीन फास्फोराइलेशन होगी, डिसोसिएट होगा अल्फा GTP कॉम्प्लेक्स इंट्रा। और उसके बाद जो है वो हमारे पास है नेक्स्ट एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के अंदर जो लाइगेंड होता है वो इंट्रासेलर एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज़ करा देता है। रिस्पांस जो है वो मिनट्स टू आवर में इसका होता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन जो होता है वो फास्फोराइलेट करता है इंसुलिन के रिसेप्टर को और फास्फोराइलेट करता है कुछ दूसरी प्रोटीन्स को भी।
इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लाइगेंड हैज़ सफिशिएंट लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है, वो डिफ्यूज़ कर देता है सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट करता है, डीएनए से आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनाता है, ट्रांसलेशन करता है। फॉर एग्जांपल ट्यूबुलिन जो होती है वेंट्रियो प्लास्टिक होती है, सच एज पैक्लीटैक्सल एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। टारगेट एंटी माइक्रोबियल है ये रिडक्टेस जो होती है। ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की एग्जांपल में इंसुलिन रिसेप्टर आ जाएगा। ये इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो जाकर मतलब फॉस्फोरिलेशन करती है ना, फॉस्फोरिलेट करती है इंसुलिन उसको भी, और कुछ दूसरी प्रोटीन होती है उसको भी, ठीक है। इंसुलिन रिसेप्टर्स को भी फॉस्फोरिलेट करती है। प्रोटीन एंड रिसेप्टर फॉस्फोरिलेशन होगी। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, इसमें स्टेरॉइड रिसेप्टर्स होंगे। प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन करेगी और आल्टर जीन एक्सप्रेशन होगा, ट्रांसलेशन वगैरह करेगी। उसके बाद करेक्टरिस्टिक सिग्नल ट्रांसडक्शन की क्या होती है, ये सिग्नल एम्प्लीफिकेशन होती है। डिसेंसिटाइजेशन है इसमें। सिग्नल एम्प्लीफिकेशन में क्या होगा, जी प्रोटीन एंड इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जो होती है इसके पास एबिलिटी होती है सिग्नल्स को एम्प्लीफाई करने की, इंटेंसिटी को और ड्यूरेशन को भी बढ़ा देती है। ड्रग की मतलब एक्टिविटी को बढ़ा देती है, सिग्नल्स को एम्प्लीफाई कर देती है, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को बढ़ा देती है। डिसेंसिटाइजेशन और डाउन रेगुलेशन के अंदर ये होता है कि डिसेंसिटाइज करती है, रेजिस्ट करती है रिसेप्टर्स को, जिस वजह से रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारे रिसेप्टर रेजिस्ट कर जाते हैं। टैकीफाइलेक्सिस होता है, जब एक ड्रग को बार बार हम जो है वो यूज़ करते हैं उसकी वजह से रिसेप्टर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और रिस्पॉन्स कम हो जाता है, डिप्लेशन हो जाती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की टैकीफाइलेक्सिस के केस में। उसके बाद डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, इसमें ग्रेडी डोज है और क्वांटल डोज है। ग्रेडी डोज रिस्पॉन्स में क्या होता है, इसमें सबसे पहले ड्रग है, ड्रग जब टारगेट साइट पे जाके एक्ट करेगी तो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। टारगेट साइट कौन सी होगी, रिसेप्टर होगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, या एंजाइम्स भी हो सकते हैं, उनके साथ भी ड्रग्स होती है वो एक्ट कर सकती है। और टेंडेंसी ऑफ द ड्रग इफेक्ट को बढ़ा देगी, एफिशिएंसी को बढ़ा देगी। ड्रग इंक्रीज़ होगी जिसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद जो पोटेंसी है उसमें क्या होता है, एफिकेसी में क्या होता है, पोटेंसी के केस में कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो होती है वो प्रोड्यूस करती है 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। और मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग होगी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। जितनी कंसंट्रेशन कम होगी उतनी ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो इट्स मीन कि हमारी ड्रग बहुत ज़्यादा पोटेंट है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ड्रग का इफेक्ट कम है तो इट्स मीन कि ड्रग की पोटेंसी बहुत ज़्यादा कम है। कंसंट्रेशन जो होती है उसका पोटेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। कंसंट्रेशन कम होगी तो पोटेंसी ज़्यादा होगी, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पोटेंसी कम होगी। उसके बाद जो है वो फॉर एग्जांपल कैंडिसार्टिन और इरबिसार्टिन जो होती है वो 2 ड्रग्स होती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है और ये एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स हैं। इसमें जो कैंडिसार्टिन होती है वो ज़्यादा पोटेंट होती है एज़ कम्पेयर टू इरबिसार्टिन। देन है एफिकेसी का कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा एफिकेसी होगी और इसमें रिस्पांस भी मैक्सिमम होगा। और ये इसका जो ग्रेटेस्ट इफेक्ट होगा, ग्रेटेस्ट इफेक्ट ड्रग प्रोड्यूस व्हेन इट्स हाईएस्ट डोज यूज़, मतलब कि जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इफेक्ट बढ़ेगा, मैक्सिमम इफेक्ट होगा इसका। रिसेप्टर ऑक्यूपाइड, मैक्सिमम रिसेप्टर ऑक्यूपाई होंगे इसमें तो मैक्सिमम रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। नंबर ऑफ रिसेप्टर अवेलेबल फॉर बाइंडिंग, मैक्सिमम रिस्पांस डिफरेंशियल बिटवीन द फुल एंड पार्शियल फुल और एफिकेसी जो पोटेंसी के। अच्छा, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द ड्रग कंसंट्रेशन ऑन द रिसेप्टर बाइंडिंग। क्या इफेक्ट होगा, लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है वो टू द काइनेटिक्स ऑफ द बाइंडिंग ऑफ द ड्रग एंड रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के जो है ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा और बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और केडी जो है वो अफिनिटी होती है ड्रग की रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की, केडी का इन्फिनिटी के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन होगा। केडी जो है वो इसका इन्वर्स रिलेशन होगा अफिनिटी ऑफ ड्रग विद रिसेप्टर की। जितनी ज़्यादा ड्रग जो है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा केडी कम होगी। अफिनिटी होती है ना ड्रग की रिसेप्टर के साथ, तो अगर ज़्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो फिर उसकी जो है वो केडी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और अगर ज़्यादा कम हो रहा है अफिनिटी कम है तो केडी बढ़ेगी। उसके बारे में बता दी इसकी अफिनिटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी में फुल एगोनिस्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट है, इन्वर्स एगोनिस्ट है। फुल एगोनिस्ट के अंदर क्या होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।